हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें कई तरह के नए नए टाइप्स के वेपन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ वेपन्स टाइम के साथ आइकॉनिक बन जाते हैं तो कुछ वेपन्स को हम भूल जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले थॉर लव एंड थंडर में हमें ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड दिखाया गया था, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। लेकिन मार्वल वालों ने इसे क्या किया, एक ही मूवी में निपटा दिया। और कुछ हीरोज तो ऐसे हैं जो अपने वेपन्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉप 10 वेपन्स कौन कौन से हैं। और हमें ये बात पहले क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि अभी तक एमसीयू में जितने वेपन्स दिखाए गए हैं, हम सिर्फ उसी वेपन्स के बारे में बात करेंगे, ना कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले वेपन्स के बारे में। क्योंकि कॉमिक्स में ऐसे बहुत से पावरफुल वेपन्स हैं जिससे अभी तक लाइव एक्शन में दिखाया नहीं गया है। और हाँ, इस वीडियो में एमसीयू के मूवीज और टीवी सीरीज से रिलेटेड स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। तो चलिए जानते हैं एमसीयू के टॉप 10 वेपन्स के बारे में। तो 10th नंबर में है योंडू का याका एरो। बहुत से लोगों को ये वेपन्स याद ही नहीं होगा। तो इसे हमने सबसे पहली बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। और इस मूवी के एंड में जब फाइनल बैटल होता है तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि योंडू उडोंटा इस बैटल का गेम चेंजर होगा। और ये वेपन तो हमारे टॉप 10 लिस्ट में होना ही था, क्योंकि ये याका एरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि इसी एरो की हेल्प से योंडू ने पूरी की पूरी क्री आर्मी का सामना किया था और रेवेजर्स के पूरे शिप के क्रू को मार दिया था सिर्फ इसी एक वेपन की हेल्प से। और जब तक योंडू के पास उसका ये याका एरो होता है, कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी नहीं करता। यहाँ तक कि जेम्स गन, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर है, उसने कहा भी था कि अगर योंडू एंड गेम के इंसिडेंट तक जिंदा होता तो इतना ज़्यादा ओवर पावर था कि ये एंड गेम के इंसिडेंट को पूरी तरह से चेंज कर सकता था। और इसलिए ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स को उन्हें मारना पड़ा था। और इस एरो का ओरिजिन तो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन इतना पता है कि इसे याका नाम के ही एक मेटल से बनाया गया था। और इस एरो को कंट्रोल किया जाता है साउंड से, इसलिए योंडू इसे अपने विसल से कंट्रोल करता था। 9th नंबर में है थैनोस का डबल एज स्वॉर्ड। एवेंजर्स एंड गेम में अपने थैनोस का ये डबल एज स्वॉर्ड तो देखा ही होगा। तो यही थैनोस का मेन वेपन था, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने से पहले वो इसी वेपन्स का यूज करता था। वैसे तो हमने थैनोस को इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए उतना नहीं देखा है, लेकिन जब उसने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था तो उसने मार्वल के टॉप 3 एवेंजर्स को अकेले ही संभाल लिया था। और यहाँ तक कि उसने थॉर और आयरन मैन के कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया था इसी वेपन की हेल्प से। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस स्वॉर्ड ने कैप्टन के वाइब्रेनियम शील्ड को भी तोड़ दिया था, जो कि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल था। ये वेपन कौन से मेटल से बनाया गया है तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत से फैन थ्योरीज हैं कि इसे उरू मेटल से बनाया गया है या फिर उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनाया गया है। नंबर 8 में है कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। बहुत से लोग इस वेपन को भूल भी गए होंगे, लेकिन ये वेपन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस कैस्केट से किसी को भी बर्फ में जमाया जा सकता है। यहाँ तक कि ये वेपन पूरे के पूरे प्लैनेट को भी पल भर में बर्फीला बना सकता है। और यूटनहाइम के लोग इसी का इस्तेमाल करके किसी भी प्लैनेट को बर्फ से ढककर उस पर कब्जा कर लेते थे। यहाँ तक कि इस वेपन से एक फ्रोस्ट जायंट को भी बर्फ में जमाकर मारा जा सकता है। इस वेपन का इस्तेमाल उतने अच्छे से तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसे सबसे पहली बार थॉर 1 मूवी में दिखाया गया था, जहाँ पे लोकी इसका इस्तेमाल करता है और इसी का इस्तेमाल करके उसने हाइमडाल को भी बर्फ में जमा दिया था। और वो इसी कैस्केट की मदद से पूरे के पूरे यूटनहाइम को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन आखिरकार थॉर उसे रोक लेता है। और इसी कैस्केट को टच करने की वजह से लोकी को यह पता चला था कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। लेकिन अब ये वेपन हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसगार्ड के साथ साथ ये वेपन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। नंबर 7 में है म्योल्निर। और इस वेपन के बारे में क्या ही कहना, इसकी पावर्स को तो सब लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि थॉर का ये हैमर हम सब का फेवरेट है। थॉर ने इसका इस्तेमाल करके कई सारे बड़े बड़े विलेंस को हराया भी है। और ये पावरफुल होने के साथ ही साथ थॉर की लाइटिंग पावर को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और ये एनर्जी ब्लास्ट के अलावा काफी तेजी से उड़ भी सकता है। और इस हैमर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसका वर्दीनेस का इंचैंटमेंट, जिसकी वजह से इस हैमर को सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो इसे उठाने के लिए वर्दी हो। और जो भी इस हैमर को उठा सकता है वो इसके पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये हैमर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सामने बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। क्या मतलब कि हेला ने इसे एक ही हाथ से तोड़ दिया था? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत कम लोग टिक सकते हैं, उनमें से एक हेला भी है। और इसे भी उरू मेटल से ही बनाया गया है, जिससे स्टॉर्म ब्रेकर को बनाया गया है। 6th नंबर में है 10 रिंग्स। तो 10 रिंग्स को देखते ही बहुत से लोग इसके फैन बन गए होंगे। कॉमिक्स में 10 अंगूठियां थी, लेकिन एमसीयू में इसे 10 ब्रेसलेट्स दिखाया गया है। और ये रिंग्स इतनी पुरानी है कि ना तो मैंड्रिन को ये बात पता थी कि ये कहाँ से आया है, और ना ही सॉर्सरर सुप्रीम को। लेकिन मैंड्रिन ने इसका इस्तेमाल करके कई सारे वॉरियर्स को मारा और बाद में उसके किंगडम को हड़प भी लिया। और हजारों सालों में सिर्फ एक नारी शक्ति ने इस रिंग्स के पावर को ओवरपावर्ड किया था। और ये बंदी और कोई नहीं बल्कि शांग-ची की मम्मी थी। बंदी गलत वर्ड यूज कर लिया क्या मैंने? और अगर बात करें इसके पावर्स की, तो ये 10 रिंग्स अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसे रिंग्स को पहनने वाला जबरदस्त अटैक कर सकता है। इसके अलावा 10 रिंग्स का यूजर इसकी हेल्प से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी शील्ड क्रिएट करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लॉन्ग जंप कर सकता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्लाई कर सकता है। और तो और इस रिंग को पहनने वाला अपनी एजिंग को भी रोक सकता है, यानी कि वो इमॉर्टल हो जाता है। और इसी रिंग की हेल्प से शांग-ची ने ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी हराया था। लेकिन अभी भी एमसीयू के अंदर 10 रिंग्स के फुल पोटेंशियल को नहीं दिखाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली मूवीज में हमें इसके और भी एबिलिटीज देखने को मिले। और अब आते हैं टॉप 5 में। तो 5th नंबर में है गंगनीर। तो गंगनीर भी एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है, जिसे हमने सबसे पहली बार थॉर मूवी में देखा था ऑडिन को इस्तेमाल करते हुए। और ऑडिन ने अपनी जिंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितनी भी प्लैनेट्स को कैप्चर करा या फिर जितने भी लोगों को बचाया, ये सारी चीजें उसने अपनी वेपन गंगनीर के साथ ही किया था। और यहाँ तक कि ऑडिन ने हेला को भी इसी गंगनीर से ही हराया था।
और अगर बात करें इसके एबिलिटीज़ की तो ये कहीं भी और कभी भी बाइफ्रोस्ट को समन कर सकता है, बिल्कुल स्टॉर्म ब्रेकर की तरह ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ओडिन फोर्स को चैनलाइज करने में मदद कर सकता है, ओडिन फोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। और गंगनीर को भी ईटरी नहीं बनाया था जैसे कि बाकी वेपन्स को उसने बनाया था, लेकिन अभी तक एमसीयू में हमें गंगनीर के कैपेबिलिटी को अच्छे से दिखाया नहीं गया है और ना ही दिखाया जाएगा, क्योंकि थॉर रैग्नारोक मूवी में एसगार्ड के साथ साथ गंगनीर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। नंबर 4 में है अपना स्टॉर्म ब्रेकर। इसे भी म्योल्निर की तरह ही उरू मेटल से ही बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स की नीड पड़ी थी। और स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन वेपन है, जिसे सिर्फ एसगार्ड का किंग ही समन कर सकता है। और इसमें वर्दीनेस का इंचांटमेंट नहीं होने की वजह से इसे कोई भी पावरफुल बंदा उठा सकता है, लेकिन इसकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ थॉर ही कर सकता है। और अगर बात करें इसकी एबिलिटीज की तो स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है, और उसी का इस्तेमाल करके थॉर ने वकांडा में वो आइकॉनिक एंट्री मारी थी। और स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स इतनी ज़्यादा है कि थॉर ने इसके एक ही अटैक से थैनोस के वॉरशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसका इस्तेमाल करके थॉर लाइटिंग अटैक कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, और तो और स्टॉर्म ब्रेकर ने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट को ओवर पावर कर दिया था। तो आप इसी से इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमने इसके एक और पावर के बारे में जाना कि ये गेट ऑफ इटर्निटी को भी खोल सकता है, और गॉर द गॉड बुचर भी इसी के पीछे पड़ा था। तो कुल मिलाकर स्टॉर्म ब्रेकर एमसीयू का एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे भी वेपन्स हैं जो कि स्टॉर्म ब्रेकर से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए नंबर 3 में आता है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। हालांकि एमसीयू में इसका ओरिजिन तो नहीं बताया गया, लेकिन कॉमिक्स में ये वेपन सिम्बियोट्स के गॉड नल का होता है, जो आगे चलकर गॉर द गॉड बुचर को मिलता है। जिसके बाद गॉर द गॉड बुचर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को ही मारने लगता है, जैसा कि हमने मूवी में भी देखा था। और इस वेपन की खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी गॉड को मारा जा सकता है। और कॉमिक्स में तो नल ने इसका इस्तेमाल करके एक सेलेस्टियल को भी मारा था, जिसका हेड अभी नोवेयर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके पावर्स को उतने अच्छे से दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो भी इस वेपन को यूज करता है वो करप्ट हो जाता है। जैसा कि हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा था कि गॉर द गॉड बुचर इस वेपन को यूज करने की वजह से करप्ट हो गया था। अब नंबर 2 में आता है बुक ऑफ विशांति एंड डार्क होल्ड। वैसे तो ये दोनों मैजिकल स्पेल से भरी बुक्स हैं, पर इन दोनों को वेपन्स की तरह यूज किया जाता है। ये दोनों बुक्स अपने मैजिक यूजर्स को वो स्पेल्स दे देती है जिसकी मदद से इसका यूजर कुछ भी कर सकता है। डार्क होल्ड बुक के ज्यादातर स्पेल्स रियलिटी मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, और इसी बुक की वजह से हमारी वांडा दीदी इतनी खतरनाक विलेन बन गई थी। याद है ना इल्यूमिनाटीज को कैसे पल भर में खत्म कर दिया था। और बुक ऑफ विशांति जस्ट डार्क होल्ड के ऑपोजिट है। ये अपने यूजर्स को किसी भी स्पेल या एबिलिटी को ब्रेक करने में मदद करती है, और बुक ऑफ विशांति से डार्क होल्ड यूजर्स को हराया जा सकता है। और इन बुक्स का यूज करके पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डार्क होल्ड की वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक करके अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पूरे यूनिवर्स में वो अकेला जिंदा बचा था। और बुक ऑफ विशांति की वजह से अर्थ 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइटन में ही मार दिया था। और इन बुक्स को पढ़ने से ये अपने यूजर्स को पावर्स तो देती है, लेकिन इन बुक्स को पढ़ने से इसका यूजर करप्ट भी हो जाता है। अब नंबर 1 की तरफ पढ़ने से पहले मैं कुछ वेपन्स को मेंशन कर देता हूँ, जो है एडिथ ड्रोन्स, ज़्यूस का थंडर बोल्ट। और ये वेपन कितना पावरफुल है ये हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देख ही लिया है। उसके बाद रोनन का स्पीयर जिसमें पावर स्टोन था, एंटमैन के पिम पार्टिकल वाला डिस्क, बुक ऑफ केविस्ट्रो, लोकी सेप्टर, ब्लैक होल ग्रेनेड्स, कॉर्वस ग्लेव्स ग्लेव और हैडोन एनफोर्सर। और अब आते हैं नंबर 1 पे, जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट या फिर नैनो गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्फिनिटी स्टोन से भरा जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे पावरफुल वेपन है। और ये वेपन जिसके पास भी होता है वो पूरे यूनिवर्स को बना के डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बाद में फिर से सेम टू सेम यूनिवर्स बना सकता है। बेसिकली ये इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूजर्स को पावर, स्पेस, टाइम, सोल, रियलिटी और माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। और जिसके पास ये सब पावर्स होंगे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसलिए हमारे लिस्ट में नंबर 1 में है। लेकिन कॉमिक्स में ऐसे बहुत से वेपन हैं जो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स कौन कौन से हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।